हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जो एक राजा रानी की है। एक छोटा सा राज्य था, उसमें राजा रानी रहते थे। उस राजा रानी की कोई भी संतान नहीं थी। इससे वो बहुत ही परेशान रहते थे। राजा हर रोज़ एक औरत को अपने महल में बुलाता था। इसको देखकर रानी बड़ी परेशान होती थी। तब उन्होंने दरबारियों से कहा कि कोई भी औरत मेरे महल में नहीं आनी चाहिए। लेकिन राजा ने फरमान दिया कि वो औरतें आनी चाहिए। क्या करे रानी भी, वो भी बहुत दुखी थी। उनकी कोई संतान न होने के बाद वो बड़ी परेशान रहती थी। कई कई सालों तक वो बीमार रहती थी। लेकिन राजा को भी इस चीज़ की चिंता थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। लेकिन वह अपने रंग में हमेशा रंगीला ही रहता था। रानी की कोई परवाह नहीं करता था। बस उसको औलाद से यही मतलब था कि आगे मेरा राज्य कौन संभालेगा। रानी हमेशा दुख में रहती कि मेरी कोई संतान नहीं। तबीयत ठीक न होने के कारण राजा ने वेद को बुलाया। वेद ने कहा, राजा जी मुबारक हो, आपके घर में एक औलाद जन्म लेगी। आपकी पत्नी गर्भवती है। तब राजा बड़ा खुश हुआ और बड़ी मिठाइयाँ बांटने लगा। मन ही मन इतना खुश हुआ कि मेरा भी उत्तराधिकारी आएगा, मेरा राज्य संभालेगा। और वो जो रंगीले करता था उस रंगीलियों से बाहर आ गया। बस उसको यही चिंता रहती थी कब रानी कोई पुत्र को जन्म दे। परंतु जब 8 महीने बीते, रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। बहुत ही सुंदर, गाल लाल, आंखें भूरी, साक्षात मानो कोई लक्ष्मी आ गई हो। रानी बड़ी खुश हुई उसको देखकर, मानो शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई हो। उसको हाथ लगाते ही मानो उसके अंदर कोई अमृत शरीर में घोल रहा हो। और रानी ने उसका नाम रेवती रखा। बड़े प्यार से उसको नहलाती धुलाती संवारती, बाल बनाती। लेकिन जब राजा को पता चला कि मेरी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है, तो उसको इतना क्रोध आया कि पुत्र ने जन्म क्यों नहीं लिया। जब रानी ने किसी दासी को बोला, जाओ राजा को बुला के लाओ, वो अपनी बेटी का मुंह देखेंगे। तब राजा ने दासी से कहा कि रानी को बोल देना कि मेरे सामने उस पुत्री को लाई तो मैं उसको महल से बाहर निकाल दूंगा। मैं उससे बहुत क्रोधित हूँ, उसने पुत्री को जन्म दिया है। और रानी से ये भी कहा कि रेवती को अगर तुम मेरे सामने लाओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को महल से निकाल दूंगा। पहले से ज़्यादा वह रानी से क्रोधित रहने लगा। ऐसी टाइम बीतता गया और जो रेवती थी वो बड़ी हो गई, 10 साल की हो गई। तब रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। परंतु जो राजा था उसने तो रेवती का मुंह भी नहीं देखा था। तो रानी कहने लगी, मेरे को ही कहीं इसके लिए वर देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी और फिर 18 साल में गोना किया जाता था। इसी तरीके से रानी चिंतित रहने लगी। और उधर जो राजा थे उसको समाज में रहना था। चाहे वो रेवती का मुंह नहीं देखते थे, लेकिन उसके विवाह के लिए तो उसको पता था कि मैं समाज में रह रहा हूँ, तो मैं समाज में बुराई क्यों लूँ। तब राजा ने अपने ही कहीं एक राज्य से एक राजकुमार को देखा जिसका नाम था बल्लभ सिंह। उसकी बड़ी धूमधाम से शादी करी। शादी के बाद जो रानी थी वो बहुत बीमार रहने लगी और जो राजा था उसने तो रेवती का मुंह भी नहीं देखा था। तब रानी राजा के पास गई। उसने कहा, अब हमारी पुत्री 18 साल की हो जाएगी और उसका गोना जाएगा, तो जब तक मैं रहूं ना रहूं, इसलिए तुम मुझे वचन दो कि उसका गोना करके उसको ससुराल भेज दोगे। तब राजा ने उसको वचन दिया कि तुम्हारे बाद मैं उसका ख्याल रखूँगा और उसकी शादी धूमधाम से करके उसको ससुराल भेज दूँगा। तब जब रानी ख़त्म हो जाती है तो राजा देवती को संदेश भिजवाते हैं कि मैं जब दरबार ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। दरबारियों को रेवती के पास भेजते हैं कि ये संदेश रेवती को दे दो। जब दरबार ख़त्म होता है तो राजा रेवती से मिलने जाते हैं। रेवती भी बहुत खुश होती है कि इतने सालों में आज मैं अपने पिता को देखूँगी, आज मेरे पिता मुझे बेटी करके बुलाएंगे। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जब राजा वहाँ गए तो उसका
रेवती का नाम ही उसके मुंह पे नहीं आया, क्योंकि उसने तो रेवती को कभी देखा ही नहीं, ना ही उसको उसका नाम पता था। तो उसने बाहर खिड़की से ही राजकुमारी कहकर बुलाया। तब रेवती दौड़ी चली आई और अपने पिता को देखने के उसमें मचलती हुई कूदती हुई आई और उसने अपने पिता से कहा, क्यों पिता, आपने मेरा नाम भी लेना भूल गए? आपको मेरा नाम भी नहीं पता? तब राजा ने जब रेवती को देखा तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि रेवती पहले से बहुत सुंदर हो गई। उसको देखते ही उसका मन मचलने लगा। तब रेवती इतनी बातें करती, हाँ पिता ऐसा, हाँ पिताजी ऐसा, लेकिन राजा उसको एक टुकाटुक देखता ही रहा और वो बाहर जाके बैठ गया। सोचता रहा कि ये मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री तो बड़ी सुंदर है, ये तो लाखों में एक औरत है। लेकिन उसके मन में बाप का प्यार नहीं, कुछ गलत ही विचार उसके मन में आ रहे थे। उसको पूरी रात नींद नहीं आई और वो रेवती के बारे में सोचता रहा, लेकिन बाप की नज़र में नहीं, गंदी नज़र से रेवती के बारे में सोचता रहा। उधर रेवती भी हैरान हो गई कि ये मेरे पिता है, ये क्या है, क्योंकि उसकी नज़रें रेवती ने पढ़ ली थी। उसने कहा, ये बाप की नज़र से नहीं आया, इसकी नज़रों में कुछ गलत ही दिख रहा था। वो एक सोच में पड़ गई। वहाँ राजा भी टकाटक रेवती के बारे में सोचता ही रहा और गंदे विचार लाता ही रहा। और राजा सवेरे उठा और अपने नौकर को बोला, बुग्गी तैयार करो। नहा धोकर कपड़े पहनकर वो एक महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला, हे साधु जी, आज मेरी जो सोच है उसको पूरी कर दो। मैं बड़ी विडंबना में सोच रहा हूँ और बड़ा चिंतित हूँ। तब साधु ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? तब उन्होंने बोला कि अगर कोई आम का पेड़ बोए और शुरू से सींचे और जब उसमें फल लगे तो क्या वो खुद नहीं खा सकता उस फल को? तब साधु ने कहा, क्यों नहीं महाराज, वो खा सकता है। शुरू से उस फल को सींच रहा है तो उस आम का खाने का हक भी बनता है। तब राजा ने बोला, हाँ, मेरे सवालों का जवाब मिल गया। तब साधु को हाथ जोड़कर राजा वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं, अब मेरी चिंता दूर हो गई। उधर राजकुमारी सारे महल में राजा को ढूंढती रही और नौकर से कहा कि राजा को कहना कि आपकी बेटी रेवती आपसे मिलना चाहती है। जब नौकर गया राजा के पास तो नौकर कहने लगा, तब राजा ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे, और वह सो गया। ऐसे ही रात बीत गई। सवेरे उठते ही राजा ने एक नौकर से कहा कि ये पैगाम रेवती के ससुराल में पहुंचा दो। तब नौकर उस संदेश को लेकर उस राज्य में गया जहां रेवती का शादी पक्की हुई थी और उसे जाते जाते पूरा दिन और एक रात हो गई। तब वह उसी राज्य में ठहर गया। सवेरे होते ही उस नौकर ने उस राज्य के जो राजा थे उनको पैगाम पकड़ा दिया। तब राजा ने अपने नौकर से पैगाम पढ़ने को कहा और जो पैगाम लेके नौकर गया था वो भी वहीं था। तब उस राजा के नौकर ने उस पैगाम को पढ़ा और उसमें लिखा था कि हे राजन, मुझे क्षमा करना, रेवती अपनी माँ के गम में खुद भी चल बसी और मुझे इस चीज़ की बहुत दुख है और मैं तुम्हें नहीं बता सका, इसलिए मैं नौकर द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेज रहा हूँ और अपने पुत्र जो तुम्हारा राजकुमार है उसका विवाह कहीं और कर दो, क्योंकि रेवती अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुन के जो पैगाम राजा का लेके आया था वो नौकर भी वहीं था। जब उसने ये सुना तो वो हैरान हो गया और वह वहाँ से चला गया। उधर जहाँ जिस राजकुमार से रेवती की शादी हुई थी वो राजकुमार बल्लभ सिंह बहुत चिंतित होने लग गया और वो सपने सोने लग गया। उसने कहा, रेवती को एक ही झलक मैंने देखा था, ये इसने क्या किया, ये क्यों चली गई मुझे छोड़ के। उसके गम में वो पागल सा हो गया और वहाँ बेहोश हो गया जब ये खबर सुनी। तभी जो उसकी माता थी वह उसमें चिंतित रहने लगी। उधर वो नौकर जब जाने लगा तो उसको पहुँचते पहुँचते रात हो गई और राजा ने जब दरबार लगाया तो सभी को कह दिया कि कल कोई नहीं दरबार में आएगा, सबकी छुट्टी है। मंत्री, नौकर, चाकर सबकी छुट्टी कर दी और एक तरफ रेवती को संदेश भेजा कि कल हम तुमसे मिलने आएंगे। और जो नौकर था वो रात को पहुंचा और अपने घर
सो गया। उसको सवेरे की बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। तभी उसका भाई वहाँ आया। उसने कहा, क्या हुआ, तुम सही से सोए नहीं? उसने कहा, नहीं, मुझे वैसे ही बहुत चिंतित हो रही है, मैं सवेरे दरबार में जाऊँगा। तब उसके भाई ने बोला, कल तो राजा जी ने सबको छुट्टी कर दी है, किसी को नहीं बुलाया, पता नहीं क्या बात है। और उस नौकर का भाई वहाँ से चला गया। और जो नौकर था उसको बेचैनी होने लग गई कि क्या करूं। उसने सवेरे उठते ही राजमहल गया। वहाँ दरबारियों ने उसको रोक लिया। तब दरबारियों ने कहा, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता आज छुट्टी है? तो उस नौकर ने कहा, मुझे राजा ने राज्य में भेजा था और मुझे संदेश दिया था, जब उस संदेश को दे के आओगे तो मेरे से तुरंत मिलना। मुझे आते आते रात हो गई, इसलिए मैं सवेरे तड़के ही आया हूँ। तब दरबारियों ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। तब वो राजा के पास गया तो देखा कि राजा सो रहा था, तो इसलिए उसने उठाना उचित नहीं समझा। घबराते हुए वो रानी के कक्ष में गया और वहाँ देखा कि रानी सोई नहीं थी, चिंतित एक खिड़की के पास खड़े कुछ सोच रही थी। तभी नौकर ने कहा कि मैं इसको कैसे बुलाऊं। उसने एक गुलदान से गुलाब की डंडी निकाल के उसकी चुन्नी की तरफ फेंकी और नज़र नीचे कर ली। तभी रानी मुड़ी और उसने देखा कि ये गुस्ताखी किसने की। तब उसने पूछा कि ये किसने किया। तब उसने नौकर ने कहा, राजकुमारी, ये मैंने किया, मुझे क्षमा करना, तुम विचार कर रही थी इसलिए मैंने ये गुस्ताखी की। तभी रेवती कहती है, बोलो काका, क्या बात है? तभी वो कहते हैं कि जो मेरे पिताजी थे वो तुम्हारी माता की जब शादी हुई थी वो तब यहाँ पे नौकर के रूप में काम करते थे और उन्होंने खूब उससे तुम्हें पाला पोसा और मेरे सामने भी तुम बड़ी हुई हो। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तब रेवती ने कहा, बोलो काका, क्या बात है? तब उस नौकर ने बताया कि जब एक बार मैं राजा के साथ एक साधु के पास गया और साधु से राजा ने ये बातें करी और अभी मुझे संदेश लेके तुम्हारे ससुराल भेजा था और वहाँ भी मैंने वो बातें सुनी तो मैं हैरान हो गया। इसलिए जब भी मैं तुम्हें बातें बताऊं तो उसको ध्यान से सुनना। उसने सारा किस्सा नौकर ने रानी को बता दिया और कहा कि साधु और जो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे मरने की खबर दी है, इससे मैं बहुत ही चिंतित हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। बस मैं यही बताने आया था। और वो नौकर वहाँ से चला गया। तब रेवती बहुत बुरी तरह मोतियों की तरह आंसू टपकाने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा कि मेरे पिताजी की सोच कितनी गंदी है, क्योंकि ये सोच को उसकी माँ ने उसके पिता के बारे में बताया था कि तुम्हारे पिता अपने ज़माने में इस टाइप से थे और रोज़ एक नौकरानी आती थी और जाती थी। उसने सोचा कि ये मेरे लिए भी मेरे पिता ऐसी गंदी सोच रखते हैं, ये पिता नहीं है, ये तो अपने लिए नर्क का द्वार खोल रहे हैं। और उसकी आत्मा थिल्लाने लगी, दुखी होने लगी और रोने लगी। उसने कहा, ये पिता नहीं है, और अपनी तुलना उस आम के पेड़ से करने लगी और ये सोचने लगी कि ये आम खाने की इच्छा ये राजा रख रहा है। कितनी गंदी सोच है। उसको कुछ नहीं सूझा। उसने सारे जेवर अपने निकाले, एक पोटली में बांध लिए और सारे पर्दों की चादरें निकाल कर अपने पे लपेट ली और राजमहल से जाने लगी कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, बस बहुत हो गया। और वो वहाँ से जाने लगी। तब दरबारी ने उसको रोक लिया। कौन हो तुम? ज़ोर से चिल्लाया। तब उसने बोला, मैं रजनी हूँ, मैं राजकुमारी की सेविका हूँ। उसने मुझे कल रात रोक लिया था और कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आज रात तुम यहीं रुक जाओ। तो मैं वहीं रुक गई थी। सवेरे होते ही राजकुमारी ने कहा, अब तुम जाओ, अगर तुम्हें यहाँ राजा देख लेंगे तो तुम पे क्रोधित होंगे, क्योंकि आज उन्होंने सबको छुट्टी दे रखी है, इसलिए अब तुम भी जाओ। तभी दरबारी ने कहा, राजकुमारी कितनी अच्छी है, सबके बारे में सोचती है, कितनी समझदार है। ठीक है, ठीक है। उस रजनी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तब वो रेवती वहाँ से चल दी। चलते चलते उस इतना थक गई, क्योंकि वो कभी पैदल ही नहीं जाती थी। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन जो छाले पैरों में पड़े थे उनका इतना दर्द नहीं था जितना जो दिल में छाले पड़े हुए थे। उधर जो बल्लभ सिंह राजकुमार था, वो बेहोश होते होते होश आता
तो राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहता और चिंतित होता रहता। उसमें पागल हो गया। और वहाँ राजा जब रेवती के कमरे में पहुँचा तो उसने देखा कि रेवती वहाँ नहीं है। उसने सारे महल में ढूंढ दिया और नौकरों को बोला कि सब जगह ढूंढो। नौकर भी क्या करते, उस राजकुमारी को ढूंढने लगे जगह जगह, लेकिन वो राजकुमारी की शक्ल को जानते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी राजकुमारी का चेहरा देखा ही नहीं था। वह परेशान हो गए। उधर राजकुमारी चलते चलते एक गांव में पहुंची और नदी किनारे बैठ गई और कुछ खरीद के खाने लगी। और जब नदी में बैठ के अपना पैर धो रही थी तो उसने अपनी शक्ल देखी पानी में और कहा, ऐसी सुंदरता का क्या करना जिससे बाप की नज़र मेरे पे गंदी पड़ी हो। इससे अच्छा तो मैं कुर्दसी पैदा होती, मेरे पे कोई बुरी नज़र तो नहीं डालता। और सोचने लगी और रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं अपने ससुराल चली जाऊं और सारी बातें बता दूं, लेकिन मुझ पे कौन विश्वास करेगा। लेकिन मैं अपने पति से ज़रूर मिलूंगी, उनके सिवा मेरा कौन है। तब ऐसी ही बोलते बोलते उसकी नज़र अपने पैरों पे पड़ी और देखा कि चमड़े के जूते उसने पहने हुए थे। उन जूतों को लेकर वह मोची के पास चली गई और मोची से बोला, मोची जी, एक जोड़ा मेरे लिए चमड़े का बना दो। तब मोची ने कहा, बेटी क्यों मजाक कर रही हो, तुम क्या करोगी? तो उसने कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, अगर आप एक जोड़ा बना के दोगे तो मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूँगी और बनाने से ज़्यादा अधिक कीमत दूँगी। बस मुझे एक जोड़ा बना के दे दो। तो मोची हंसने लगा। उसने कहा, पहले तो मैं दाम लूँगा, फिर मैं तुम्हारा जूता बनाऊँगा। तो उसने कहा, ठीक है। उसने इतना उसको धन दिया, वो देख के हैरान हो गया कि इसके तो कपड़े भी फटे हुए हैं, तो इतना धन कैसे इसके पास। और रेवती खुश हो रही थी, मेरा जूता बन जाएगा तो मैं अपने ससुराल वालों की भी सेवा करूंगी और अपने पति की भी सेवा करूंगी। तब उसने मोची से बोला, ऐसा जोड़ा बनाना कि कहीं से बदन ना दिखे। तो मोची हैरान हो गया। उसने और कारीगर को भी बुला लिए और मोची से कहने लगी कि तुम्हें इसको बनाने में कितने दिन लगेंगे। उसने कहा, 4-5 दिन तो लगेंगे। उसने कहा, मुझे फिर अपने घर में सहारा दोगे? उसने कहा, ठीक है, तुम तब तक यहीं रहो। 5 दिन में जूता तैयार हो गया। तब राजकुमारी ने उस जूते को पहना तो वो बहुत फिट आ रहा था और उसको देख के वो बड़ी खुश हुई। उसने और उसको धन दे दिया और वहाँ से चल दी। उधर बल्लभ सिंह दीवानों की तरह पागल हो रहा था। जब उसको होश आया तो नहा धो के अपने जंगलों में चला जाता और भटकते भटकते गाने गाते ही रहता, आवाराओं की तरह घूमता रहता। उधर वो राजकुमारी रेवती चलते चलते गांव में पहुंचने लगी। चलते चलते उसकी हालत इतनी बुरी हो गई, कपड़े जगह जगह से फट गए और गांव में जाके दुख भरे गाने गाने लगी। तब कई लोग उसके गाने सुनते और रोते और वहाँ से चल देते। कई लोग उसकी बदबू से दूर से ही घृणा करने लगते। तब वह खुश हुई कि कोई मेरे से घृणा तो कर रहा है, मेरी सुंदरता पे कोई मोहित तो नहीं हो रहा। और 2 दिन बाद वो एक सराय में पहुंची। वहाँ ठहरने के लिए उसने जगह मांगी, लेकिन उससे घृणा करके उसको निकाल दिया वहाँ से। तभी वो महल तक पहुँचते हुए एक पेड़ के पास जा बैठी। रात उसने वहीं बिताई। सवेरे जाते ही वह महल चली गई। वहाँ दरबारियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, कहाँ जा रही है? उसकी ऐसी दशा देख के उसको धक्के मारने लगे। तब उसने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। उसने कहा, राजा से क्यों मिलना है? ऐसी हालत में मिलेगी तू हैं, हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। उसने कहा, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मिलना है। बहुत जिद करने लगी। तब एक दरबारी ने कहा, ठीक है, मैं राजा से पूछता हूँ। वो दरबार में गया और राजा को बोला कि कोई औरत है, बहुत ही दुखियारी है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, उसको भेज दो। और वहाँ गई रेवती, वहाँ गई और उसने बोला कि मुझे कोई काम दे दो, मैं बहुत दुखियारी हूँ। तब राजा हंसने लगा। उसने कहा, मेरे यहाँ नौकर चाकरों की क्या कमी है, और तेरी जैसी घृणा वाली औरत को क्या मैं काम दूंगा, अपने महल में काम करने के लिए रखूँगा? तब वो गिड़गिड़ाने लगी, मैं रूखी सूखी खा के एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन मुझे काम दे दो। तब राजा को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें पशुपालन का काम देता हूँ, तुम वहीं रहोगी और वहीं गोबर सारोगी, उनको पानी दोगी, खाना दोगी। तब राजकुमारी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तो राजा ने कहा कहो, मेरे साथ ये सारे दरबारी भी सुनना चाहते हैं। उसने कहा एक तो जो मैंने ये कपड़े पहने हैं, कोई मेरे को ये कपड़े नहीं उतरवाएगा, दूसरे कपड़े नहीं पहनने के लिए बोलेगा। और दूसरी शर्त क्या है? तो उसने कहा दूसरी शर्त, मेरी 11 गलतियों पे मुझे कोड़े मारे जाएं, ना कि डांट डपेट किया जाए। तब राजा ने कहा ठीक है, हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, जाओ और अपने काम पे लग जाओ। उधर रेवती चली जाती है पशुपालन करने के लिए, तो वहाँ देखती है कि वहाँ जो उसका राजकुमार है खड़े होके बड़े दुखी मन से खड़ा था वहाँ। और तब रेवती का मन कर रहा था कि मैं राजकुमार के पैरों में गिर जाती हूँ और उसको बताती हूँ कि मैं मरी नहीं, जीवित हूँ। लेकिन उसने सोचा कि मुझे ऐसी दशा में देख के उसका मन बहुत दुखी होगा। तभी राजकुमार ने पूछा, जो वहाँ पे नौकर खड़े थे उनसे कहा कौन है ये? तब उन्होंने कहा ए लड़की इधर आ, तुझसे राजकुमार कुछ पूछ रहे हैं। तब उन्होंने कहा पता नहीं राजा ने इसको क्यों रखा है, इतने गंदे कुचेले कपड़े पहने हैं, इतनी इस पे बदबू आ रही है, भगवान जाने राजा ने इसको क्यों रख लिया काम पर। तभी राजकुमार कहता है क्या हुआ? उसने कहा राजा ने इसको काम पर रखा है पशुपालन के लिए, कितनी बदबू आ रही है। तब वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं सभी लोग। राजकुमार को रेवती देखती रहती है, सोचती है कि इसको जी भर के देख लूं, अपनी नज़र में उतार लूं, ये मेरे पति हैं। उसकी तरफ टुका-टूक देखती रहती है। तब वह लोग कहते हैं क्या देख रही है राजकुमार की तरफ? क्या किसी लड़के को नहीं देखा? क्या किसी राजकुमार को नहीं देखा तूने? अपनी नज़रें नीचे कर। और सभी ज़ोर ज़ोर से हंस। तब राजकुमार सबको चुप कराते हैं और तभी एक आदमी बोल पड़ता है भगवान जाने इसको क्यों रख लिया, इतने गंदे कपड़े कुचेले पहने हैं। तो राजकुमार कहते हैं कि क्या उसने अपने मन से पहने हैं? वो उसकी गरीबी है, क्या उसका मन करता है इस तरीके से रहने को? कभी किस भगवान की देन पे कभी हंसना नहीं चाहिए। वो जानबूझ के तो नहीं ऐसा पहनती ओढ़ती, सबका मन अच्छा पहनने ओढ़ने को करता है। तभी सब चुप हो जाते हैं। रेवती देखती रहती है कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, इनके मन में कितनी दया भावना है, उसको गर्व होता है। तभी किसी की आवाज़ आती है ए लड़की तेरा नाम क्या है? तो दूसरा बोलता है चमड़े जैसे जूते पहने हैं, चमोदा ही नाम होगा इसका। तब रेवती कहती है हाँ मेरा नाम चमोदा ही है। उन्होंने कहा क्या तेरा नाम चमोदा है? हाँ मेरा नाम चमोदा है, मेरे पिता ने तो कोई और नाम रखा था, लेकिन मेरी ऐसी शक्ल देख के चमोदा नाम रख दिया। तभी एक व्यक्ति बोला ठीक है जमोदा, जाके काम कर अब तू। और काम करती रहती, अपने दुख भरे गाने गाते रहती। लोग बड़े प्यार से उसके गाने सुनते, लेकिन उसके जो शब्द थे उस पर ध्यान नहीं देते। और राजा भी उसके काम से बहुत खुश हुआ, उसको बाड़े का काम से हटा के उसको और काम दे दिया। वो खुशी खुशी सारे काम करने लगी, सब उससे खुश रहने लगे उसके काम से। तो वह ताकती झांकती रहती कि कहीं मेरा पति दिख जाए, काम करती रहती, एक एक नज़र अपने पति को निहारती रहती। उधर रेवती के पिता अपने राज्य में कैसे ढूंढवाए, क्योंकि किसी ने रेवती की शक्ल ही नहीं देखी थी। वह बहुत परेशान हो रहा था और अपनी गलतियों पे बड़ा पछतावा हो रहा था। उसे अपने आप से बहुत घृणा होने लग गई थी और उसको बेचैनी खाई जा रही थी कि मैं कैसा पिता हूँ, अपनी ही पुत्री पे मैंने गंदी नज़र रखी, अपने आप पे कोड़े बरसा रहा था। सारी रात उसको नींद नहीं आती, बेचैनी होती रहती। राजा को अपनी गलतियों पे बहुत पछतावा हो रहा था। वह चाहता था कि राजकुमारी मिल जाए, मैं उसके पैरों में गिर के उससे माफ़ी मांग लूँ। तभी और रेवती की खबर को 1 साल हो गया था। उधर राजकुमार बल्लभ सिंह की माता उसे कहने लगी कि बेटा रेवती को मरे 1 साल हो गया है, अब हम तेरा विवाह कर देंगे। तब बल्लभ सिंह जो राजकुमार था वो अपनी माँ से कहता है माँ, प्रेम एक बार होता है, शादी एक बार होती है। भले ही वो मेरे साथ नहीं रही, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे कैसे भूल जाऊं, मैं विवाह नहीं कर सकता। तभी राजकुमार बोला माँ, अगर मैं दोबारा शादी कर लूं, हो सकता है वो भी मर जाए, मेरे नसीब में वो भी ना हो। लेकिन राजा रानी कहाँ मानने वाले थे। वो लड़कियां देखते रहे, ढूंढते रहे, आखिरकार उनको एक लड़की मिली। जब यह खबर चमोदा तक पहुँची उड़ते उड़ते, तो वह पागल सी हो गई। उसका मन करा कि मैं अपने पति को बता दूं ये बातें सारी,
लेकिन वो क्या करे बेचारी, मजबूर एक कोने में पड़ी रोती रहती। चुपचाप राजा रानी ने लड़की देखकर विवाह पक्का कर दिया और जैसे ही खबर चमोदा तक पहुंची तो वह गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने कहा, मैं अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकती, मैं अभी राजा के पास जाती हूँ। लेकिन एक ही सार सोच में पड़ गई, यह कैसे होगा? मेरी जैसी को देखकर वो कैसे मुझ पे विश्वास करेंगे? मैं तो उनके लिए मर गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? एक कोने में रोती रहती। तभी राजा ने दरबार में रेवती को बुलाया और कहा राजा ने कि चमोदा, हमारे राजकुमार का रिश्ता पक्का हो गया है, सारी जिम्मेदारी हम तुम पे छोड़ते हैं क्योंकि हमें तुम पे पूरा विश्वास है। तुम्हें जो काम दिया जाएगा आप उसको अच्छी तरीके से करोगे, इसलिए ये काम हम आपको सौंपते हैं। तब रेवती ने सिर हिला के हाँ बोल दिया और मुँह अंदर ही अंदर सहती रही और राजा ने राजकुमार की तारीख जल्दी ही पक्की कर दी ताकि राजकुमार विवाह से मना ना कर सके। उधर जो चमोदा थी वो रो रो के बुरा हाल हो गया था, सारी सारी रात रोती रहती, कुछ खाती नहीं। फिर विवाह की तारीख जल्दी आ गई और जिस दिन विवाह था उस दिन कुमार घड़े लेकर आया और चमोदा से कहने लग गया, चमोदा ये घड़े कहाँ रखने हैं? तो उसने कहा, मुझे क्या पता, रख दो बाहर। बाहर कुमार ने घड़े रख दिए, वो घड़े सारे फूट गए। वहाँ दरबारी ने देखा कि ये घड़े तो सारे फूट गए। तब कुम्हार से पूछा कि तुझे बाहर रखने को किसने कहा? उन्होंने कहा, चमोदा ने कहा। ये सारी बात मंत्री ने राजा को बताई। राजा ने चमोदा को बुलाया और पूछा कि ये तुमने सब क्यों किया? उसने कहा, साहब, कुम्हार बार बार मुझे तंग कर रहा था कि ये मटके कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, तो मैंने कहा बाहर रख दे और वो घड़े फूट गए, मुझे क्षमा कर दो। तो मंत्री ने कहा, नहीं, क्षमा नहीं करेंगे, तूने ही कहा था कि मुझे कुछ मत कहना, सिर्फ कोड़े मारना। आज हम तुझे कोड़े मारेंगे। उसको खूब ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारे, लेकिन जो चमड़े के जूते पहने थे उससे उसको थोड़ा कम लगे। तो उसने कहा, अब ऐसी गलती नहीं होगी, राजा जी क्षमा कर दो मुझे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ अब जाके काम करो। इतने में तेली तेल लेकर आ गया। उसने कहा, चमोदा ये तेल कहाँ रखूँ? उसने कहा, क्या कहूँ कहाँ रखूँ? रख दो, नाली में डाल दो इसको। तो तेली ने कहा, ये तेल सगुन के लिए आया है, उसको नाली में कैसे डाल दूँ? उसने कहा, मैंने कहा ना नाली में डाल दो, मुझे पता है, नाली में डाल दो। हैं? तो वो देखकर मंत्री और चौकन्ना हो गया। वह फटक से राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। तब चमोदा को दरबार में बुलाया गया और राजा ने पूछा, क्यों भाई रे चमोदा, वो तेल तूने नाली में क्यों डलवाया? साहब, वो बार बार मुझसे कह रहा था ये तेल कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, तेल तो रसोई में रखा जाता है, इसलिए मैंने गुस्से में कह दिया नाली में डाल दो। तो राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा अपनी मंत्री से कि इसको 40 कोड़े मारे जाएं। तब मंत्री ने उसे 40 कोड़े मारे। तो चमोदा ने कहा, हे राजा जी, मुझे क्षमा कर दो, ये शादी में विघ्न मत करो, मुझे निकाल कर, अब किसे मैं ध्यान दूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। तब राजा ने कहा, ठीक है। तब चमोदा सब पे निगरानी रखने लग गई कि कोई भी काम सीधा नहीं होना चाहिए, उसको बिगाड़ना है, उल्टा करना है, ताकि शादी में विघ्न रहे, शादी ना हो पाए। उधर राशन लेकर राशन वाला आया। उसने कहा, चमोदा ये राशन कहाँ रखना है? उसने कहा, कहाँ रखना है? बाहर मिट्टी का टेला पड़ा है, वहाँ डाल दो। तो उसने कहा, हैं, ये तो खाना शादी के लिए अनाज आया है और तू बाहर डालने को कह रही है? उसने कहा, मैंने कहा ना बाहर डाल दो, मुझे पता है क्या करना है ये। फिर उसने अनाज वाले ने कहा, ये तो इंसानों के लिए खाने के लिए अनाज आया है, ये तो पशु पक्षी के लायक भी नहीं रहेगा अगर हम मिट्टी में डाल दें। उसने कहा, मैं जो कहती हूँ वही काम करो, जाओ बाहर डाल दो। ये बातें सुन के मंत्री ने फिर राजा को बोला। राजा ने फिर चमोदा को बुलाया। उसने कहा, इसको 80 कोड़े मारे जाएं, ये गलती पे गलती करी जा रही है, तुझे कोई काम नहीं देखना, विवाह में तू ज़रूर विघ्न डालेगी। उधर चमोदा को बेचैनी हो रही थी कि मैं कैसे विघ्न डालूं। तभी उसको एक सूझी। उसने सोचा कि जो राजभोज है बन रहा है वहाँ पे किसी को नहीं पता कि मुझे कोई काम करने से मना कर रखा है, क्यों ना मैं रसोई घर में जाती हूँ। रसोई घर में जाती है, ऐसे बोलती है, नमक मिर्च तो बहुत ही हल्का डाला है, मंत्री ने कहा है चटपटा होना चाहिए, इसलिए इसमें नमक मिर्च और डालो, बहुत ही हल्का है, ये तो मरीजों का खाना लग रहा है। तब जो रसोइया था उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो।
क्योंकि वो तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा ने बोला था सब इसके अंदर ही काम होना चाहिए जमोदा के, तो उसके कहने के अनुसार उन्होंने नमक मिर्च डाल दी। उतने में जमोदा मंत्री के पास गई। मंत्री से बोली, मंत्री जी, मुझे तो काम देखने के लिए मना किया है, इसलिए रसोई घर में तो जाके देख लो कि खाना ठीक बना है, नमक मिर्च ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो राजा जी तुम्हें गुस्सा होंगे। तो मंत्री ने कहा, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तब मंत्री से चमोदा कहती है कि मैं ही बुला के ले आऊँ रसोई को। तो मंत्री कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम ही बुला के ले आओ। तो वो उनको बुला के ले आती है और वहाँ रसोई घर में जाकर नमक मिर्च और तेज कर देती है मसालों को। वहाँ मंत्री कहता है, खाना तो सब ठीक बना है ना? तब रसोइया कहता है, हाँ हाँ खाना तो ठीक बना है। तब मंत्री कहता है, ठीक है, खाना थोड़ा थोड़ा लेकर आओ, मैं चखूँगा कि इसमें नमक मिर्च कैसा है। तब रसोइया जाता है और थोड़ा थोड़ा खाना लेके आता है। तब मंत्री चम्मच से जैसे ही मुंह में सब्जी डालता है, एकदम नमक इतनी तेज़ होता है कि वो सारा उगल देता है और बोलता है, ये कोई खाना बनाया है? तब रसोइया चखता है तो कहता है, मैंने इतना नमक तो नहीं डाला था, लेकिन ये इतना तेज़ कैसे हो गया? हाँ, मेरे पास जमोदा आई थी और उसने कहा था कि मंत्री जी कह रहे हैं नमक मिर्च बहुत अच्छा होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, तो इसके कहने पे मैंने डाला था, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा तेज़ हो रहा है, ज़रूर ये रसोई में गई है और इसमें और डाला है। तब मंत्री को और गुस्सा आता है और वो राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताता है। तब राजा चमोदा पे बहुत क्रोधित होता है कि चमोदा मेरे बेटे की शादी में विघ्न डाल रही है। तो वो मंत्री को कहता है, इसको 200 कोड़े मारे जाएं और रसोइया को 50 कोड़े मारे जाएं और इतनी तेज़ तेज़ कोड़े मारे जाएं ताकि इसकी जान निकल जाए। तो चमोदा चीखने लगती है, क्योंकि कोड़े इतनी तेज़ तेज़ उसके बदन में लगते हैं। तो वो क्षमा याचना मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो। तब राजा ने उसको एक बार चमोदा को फिर माफ़ कर दिया और उसको महल से बाहर जाने को बोला। वो महल के बाहर जाके उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। तभी वो कुछ सोच रही थी कि कैसे विघ्न डालूं। इतने में सामने से उसको एक दर्जी दिखाई दिया जो कि बल्लभ राजकुमार की पोशाक लेके आया था। तो उसने कहा, ज़रूर इससे मुझे छीननी पड़ेगी ताकि राजकुमार इसे पहन ना सके। तभी दर्जी को अपने पास आते देखती है तो तेज़ी से भागती है और उसको धक्का मार के उससे पोशाक छीन के कहीं पुरानी जगह पे फेंक देती है और दर्जी को कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ से वो पोशाक कहाँ चली गई। तब वो राजा के पास जाता है, राजा से कहता है, साहब मैं तो आ रहा था, लेकिन हवा का एक झोंका सा आया और वो पोशाक पता नहीं कहाँ उड़ गई, मुझे मिली नहीं। तब राजा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा पुरानी ही पोशाक पहन के चला जाएगा। तब वो पुरानी ही राजकुमार को पोशाक पहनाते हैं और वो जैसे ही बारात लेके घर से निकलते हैं तो इतने में चमोदा भी टोली में शामिल हो जाती है कि मैं भी उस शादी में पहुंचूंगी और देखती हूँ ये शादी कैसे होगी। बारात 2 दिन में पार्सल राज्य में पहुंची और जब पार्सल राज्य में पहुंची तो वहाँ सुमेधा तैयार हो रही थी, नहाने की तैयारी कर रही थी और टोली में कोई भी लड़की नहीं गई हुई थी। इसका चमोदा ने बहुत फ़ायदा उठाया। सीधा एक चुन्नी ली और अपने सिर पे रख के महल की ओर चल दी। वहाँ जाती है तो सुमेधा को स्नान करने के लिए बैठाया जाता है। वहाँ दासियों के साथ खड़ी हो जाती है चमोदा और कहती है, अरे राजकुमारी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन रंग से मार खा गई। मैंने सुना है राजकुमार तो बड़ा सुंदर है, शादी तो हो जाएगी लेकिन इसको रखेगा नहीं। तब दासियाँ कहती हैं, तो अब हम क्या करें? तो कहती है, मैं एक लेप बताती हूँ, बहुत ही अच्छा लेप है, अगर उसको लगाओगे तो ये गोरी निखरी हो जाएगी। दासियाँ बोलती हैं, ठीक है, हमें भी वो लेप बता दो, हम सुमेधा को लगा देंगे। तब वो कहती है, इस लेप को लगा के खूब रगड़ना, फिर गर्म पानी से धोना और मुंह पे भी लगाना। उनको वो लेप देके वहाँ से चली जाती है। तब दासियाँ क्या करती हैं, सुमेधा को वो लेप लगाती हैं, गर्म पानी से रगड़ रगड़ के धोती हैं उसके मुंह को, बदन को। इतने में थोड़ी देर में ही उसके बदन में फफोले हो जाते हैं, मुंह लाल फफोले से भर जाता है। तब दासियाँ डर जाती हैं कि अब हम क्या करें। तो उसको चुनरी पहना के तैयार करके और मुंह पे उसके सुमेधा के घूंघट काट देते हैं ताकि किसी को कोई खबर ना हो। तभी सारी दासियाँ चमोदा को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन चमोदा तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है ताकि किसी को कुछ पता ना चले और शादी भी रुक जाए।
अब दासियाँ उसको ऐसे ही घूंघट काट के राजकुमारी को ले जाते हैं और सारी विधि विधान हो जाते हैं। फफोले पूरी रात जब फेरे वूरे सब हो जाते हैं, फफोले फूट के कपड़े उसके बदन में चिपक जाते हैं। वो रोना बिल्लाना करने लगती। लोग सोचते कि विदाई के समय राजकुमारी रो रही है और शादी संपन्न हो जाती और राजकुमार बल्लभ बारात लेकर अपने घर की ओर आते हैं। चमोदा को जब पता चलता है कि शादी हो गई और बारात घर आ गई तो वह बहुत रोने बिलखने लगती है और एक कोने में मन दुखी होकर पड़ी रहती है कि अब मैं क्या करूं। और किसी को चमोदा की खोज खबर नहीं कि चमोदा कहाँ गई। और उधर सुमेधा जब बारात घर आई तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, 2-3 दिन तक वो बिस्तरे में पड़ी रही। और उधर राजकुमार उसकी खबर लेने के लिए भी घर में नहीं आया और उदास होकर एक जगह बैठा रहा। 2-3 दिन के बाद जब वेद आया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने कहा ये तो अब मर चुकी है। तो जब राजकुमार को पता चला तो उसने अपने माता पिता से बोला, मैं कहता था ना मेरे भाग्य में कोई और नहीं है, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती करी। अब मेरे विवाह को लेकर कोई चर्चा नहीं करेगा। और वो दुखी मन से फिर पहले की दिनचर्या करने लगा। अपना जंगल में चला जाता और शाम को घर आता। उधर चमोदा को जब ये बात का पता चला उसकी सुमेधा ख़त्म हो गई है, उसकी तबीयत अति ज़्यादा ख़राब हो गई, तो चमोदा को बहुत ही अपने पे क्रोध आया कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। मैंने अपने लिए किसी की जान ले ली, भगवान भी मुझे क्षमा नहीं करेगा। इधर धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और घाव भरने लगा। चमोदा अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर दी, अपने ही काम में व्यस्त होने लग गई। गाय भैंसों को जंगल ले जाती, नहलाती धुलाती और उनका गोबर सारती और जंगल में जाके रोज़ की तरह उनको चराने के लिए ले जाती और नदी में अपना स्नान करने लगती। इसी तरह राजकुमार भी जंगल में जाके अपने मन भरे दुखी से गाने गाने लगता। इतने में गाय भैंसों की आवाज़ से उसके गाने में विघन आ रहा था। तब उसने देखा कि नदी में एक लड़की चमड़े के वस्त्र उतार के सफ़ेद साड़ी रख कर नहा रही है। तब उसने कहा कि चमड़े के वस्त्र और सफ़ेद साड़ी। उसको आंखों को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा ये तो रेवती जैसी लग रही है। लेकिन उसने कहा किसी दूसरी स्त्री को देखना पाप है। उसने आंखें घुमा ली। फिर वह दूसरे दिन फिर आया और उसने फिर देखा कि उसने फिर चमड़े के वस्त्र उतारे, सफ़ेद साड़ी उतारी और नदी में नहाने चली गई। उसने कहा ये तो रेवती ही लग रही है, क्यों न मैं इससे पूछूं। उसने चमड़े के वस्त्र लिए और उनको अपनी तलवार से काट कूट के फेंक दिया। जब रेवती आई नहा के तो उसने अपने वस्त्र ढूंढे चमड़े के, तो उसने कहा मेरे चमड़े के वस्त्र कहाँ गए। तब राजकुमार आया और उसने बोला कि तुम रेवती हो ना। तो उसने कहा हाँ मैं रेवती हूँ। उसने कहा फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। राजकुमारी होते हुए भी इतने दुख सहन करे, रोती रही, बिलखती रही, मेरी शादी देखती रही। तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें अपनाता नहीं। तब उसने सारी घटना अपने पिता की बता दी कि मेरे पिता ने सब झूठ कहा था, मेरे मरने की खबर सब झूठी दी थी, मैं किस मुँह से तुम्हें बताती। तब राजकुमार रेवती को घर ले आते हैं और अपने माता पिता को सारी बातें बताते हैं। तब राजा को क्रोध आता है कि रेवती के पिता ने हमारे से झूठ क्यों बोला हैं, और वो आक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उनको खबर मिलती है रेवती के पिता ख़त्म हो गए हैं तो वह शांत हो जाते हैं और राजकुमार और रेवती की शादी दोबारा कर देते हैं। तो दोनों बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रेवती को कोई कष्ट दुख नहीं आता। राजकुमार उसकी बहुत सेवा करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।